भी उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर ग्रेविटी, ठीक है। और ग्रेविटी से बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ और ये सारी चीजें उनके बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपना ये फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यूनिवर्सल, ठीक है। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। एक सेकंड, इसकी मैंने पहले ब्राइटनेस बढ़ाता हूं, एक सेकंड, ठीक है। चलो, तो अभी ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अभी क्लियर है, चलो बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है। कोई भी दो चीजें, कोई भी चीजें हैं तो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अपने पास क्या है, कोई दो पार्टिकल्स हैं, हम लोग ये दो पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिनका मास क्या है, इसका मास m1 और इसका मास क्या है, m2 है, ठीक है। अपने पास ये दो मास हैं जिनका मास एक का क्या है m1 और दूसरे का क्या है m2। इनके बीच यानी सेंटर डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, इसके सेंटर से, ठीक है। तो इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस, अब देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ठीक है, क्या कहता है न्यूटन्स लॉ कि भैया ये दो ऑब्जेक्ट, क्या हो रहा है मक्खी पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये कितना फोर्स इस पर लगाएगा, तो यानी ऑब्जेक्ट वन फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, टू के ऊपर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब ऑब्जेक्ट टू भी क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये कितना फोर्स लगाएगा, F2 फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, वन के ऊपर, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम ये मान लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस r है ये, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस पर कितना फोर्स लगता है। तो देखो जो फोर्स होता है, फोर्स एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, देयर मासेस। तो फोर्स क्या लगता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को, ठीक है। तो जो इन दोनों जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन दोनों को पार्टिकल्स बोल दे रहे हैं, इन दोनों पार्टिकल्स आप लोग को साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ये जो दो दो पार्टिकल्स हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है, जो इसके बीच की दूरी है, ठीक है, वो क्या होती है, स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। चलो इसको तो मैं थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूं ना, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक। अब देखो यहां पर यानी ये जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये आपका दूसरा जो है इक्वेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को अगर जोड़ूं, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को आप ऐड कर लो, ठीक है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये अपने पास आ जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इस साइन को अगर मैं हटाता हूं, इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर मैं हटाता हूं, तो यहां पर हमें कुछ कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। चलो, तो मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, तो यहां पर मैं एक साइन सिंबल जोड़ दे रहा हूं g, ठीक, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये r स्क्वायर हो गया।
दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल 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 फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हो जाता हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी यूनिट वगैरह देखते हैं। तो ये हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। इसकी यूनिट देख लो, कैपिटल, वेयर जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बाय एक्सपेरिमेंट, कैसे, बाय एक्सपेरिमेंट इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट से निकाली गई 6.67 इंटू 10⁻⁻, कितना, 11। अब इसकी यूनिट निकालते हैं। तो भैया देखो अपने पास फॉर्मूला था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको इधर भेज दो तो f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन इक्वल टू जी। ये f क्या है, f है फोर्स, f क्या है, फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो यहां पर भैया रखो न्यूटन, ठीक। ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ये नीचे क्या है, मास है ना, नीचे क्या है, मास है, तो मास की यूनिट केजी होती, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। उठा ले जाओ ऊपर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर केजी स्क्वायर, दिस इज यूनिट। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। ये क्या है, इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है कैपिटल जी की, कैपिटल जी की। तो कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू कहीं नहीं बदलती है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, कभी नहीं बदलती है। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो ये हमारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है अपने पास। चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग इसके इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। तो चलो फटाफट पहले इसको नोट करो, आप लोग फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसके इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे, ठीक है। चलो ये ले लिया, चलो अगला देखो, ये भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो ज्यादातर इसी से बनता है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो भी हम लोग देखेंगे। द वैल्यू ऑफ जी इन द लेबोरेटरी वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय कैवेंडिश यूजिंग द टोरिजिनल बैलेंस, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, टोरिजिनल बैलेंस आप लोगों ने देखा होगा, तराजू, ठीक है, उसको बोलते हैं। उससे ये ऑब्जर्व की गई थी, कैवेंडिश ने पहले इसको यूज किया था फर्स्ट, ठीक है। चलो अच्छा, इसकी मैंने वैल्यू बताई, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज व्हाट, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट होती है, क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। सीजीएस में इसकी यूनिट देखो तो 6.67 इंटू 10⁻8 होता है सीजीएस में, ठीक है, 10⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन फोर्स के लिए यूज हो गया, जैसे वहां पर न्यूटन था, यहां पर डाइन है, तो डाइन की फोर्स की यूनिट जो है सीजीएस में डाइन होता है, ठीक। तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है, इन सीजीएस सिस्टम। समझ में आया क्या, चलो इसको नोट कर लो क्योंकि पूछा जा सकता है ना। अच्छा फिर क्या दिया गया है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं ना, ठीक, चलो फिर यहां पर दिया गया अगला पॉइंट, द डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशन याद कर लीजिएगा, m⁻⁻1 L³ T⁻², ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज। ये कैपिटल जी तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये डिपेंड ही नहीं करता कि जो मास है, जो वैल्यू है, ठीक है, बॉडीज की यानी मास, वो ना तो उसके नेचर पर डिपेंड करता, ना तो उसके साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो साइज और नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच में कौन सा मीडियम है इस पर भी डिपेंड नहीं करता है, जैसे आपका चार्ज वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा,
कि बीच में मीडियम कौन सा है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दो मीडियम के बीच में कौन सा मीडियम है इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही, चाहे बीच में हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसे उसके फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलो अगला क्या कह रहा है कि G इज वेरी स्मॉल, हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स आर वेरी स्मॉल अनलेस आर वन ऑफ द मासेस इज यूज, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ही छोटा होता है, कब? जब दोनों मासेस कैसे हों, बहुत ही छोटे हों, उनके बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, कोई दो बड़ी बॉडी है उनके बीच में जो फोर्स लगता है बहुत ही स्मॉल लगेगा एज कंपेयर टू उनके मासेस, ठीक है। चलो तो इसके बाद इन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टीज है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रॉपर्टीज क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर वाइल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। तो आप जानते हो कि ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही लगाएगी, कभी रिपल नहीं करेगी, ठीक है। हमेशा इसके पास कैसा रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स ही रहेगा, कोई भी चीज छोड़ोगे नीचे ही जाएगी, ठीक है। वो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका नेचर कुछ भी हो, ठीक है, समझ में आया। अगर हम वही चार्ज के बारे में बात करें तो हमने ये पढ़ा है कि अगर हम सिमिलर चार्ज पास लाते हैं, सिमिलर चार्ज, तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। अगर अपोजिट चार्ज पास में लाते हैं तो अट्रैक्शन होता है, ये हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज पास में लाते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और जब मतलब सिमिलर चार्ज पास में लाते हैं तो क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही लगेगा, ठीक है। चलो it is independent of the medium between the particles while electric and magnetic force depend of the nature of the medium between the particles, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया अभी जस्ट पहले कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कोई भी मीडियम हो उस पर डिपेंड ही नहीं करती ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स तो लगना ही लगना है, ठीक, चाहे बीच में पानी हो, चाहे बीच में वाटर हो, चाहे सॉरी एयर हो, कोई भी मीडियम हो, ठीक है। दो पार्टिकल्स हैं, मान लो एक जैसे ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, इसके बीच में कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ऐसा होता है, डिपेंड करेगा, ठीक। मैग्नेटिक फोर्स में ऐसा होगा, डिपेंड करेगा, बीच में आपने कौन सा मीडियम लिया है इससे उसके फोर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक। चलो, इट होल्ड्स गुड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस, इट इज फाउंड ट्रू फॉर प्लैनेटरी टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस। ये दोनों के लिए चाहे डिस्टेंस कितनी भी दूर हो या कितना ही पास हो, दोनों पर सब पर फोर्स लगेगा, ठीक है, सब पर फोर्स लगेगा, चाहे डिस्टेंस कोई पास में हो या दूर हो, ठीक। जैसे बात कर रहा है कि इंटर प्लैनेटरी फोर्स, तो प्लैनेट इतनी दूर होते हैं फिर भी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक। चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर ही हो तब भी फोर्स लगता है। तो ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फोर्स तो चेंज होगा लेकिन लगेगा, ठीक है, लगेगा। इसकी कोई रेंज, इट होल्ड्स रेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, वाइड रेंज दूरी तक। इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट मींस एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। फोर्स हमेशा जो लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंसेस, वो उन दो बॉडी के सेंटर से ही डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, ठीक है। जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसके हमेशा सेंटर से ही लिया जाएगा, ठीक, दो बॉडीज के। इट इज अ टू बॉडी इंट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ और absence ऑफ अदर पार्टिकल्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच ही हमेशा कंसीडर किया जाता है, ठीक है, चाहे और अदर ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच ही का फोर्स कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड फॉर फोर्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स। यानी कितने भी फोर्स हो सभी में इंट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मान लो कई ऑब्जेक्ट पास में रखे हैं तो सबके बीच में फोर्स अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सुपरपोजिशन के लिए वैलिड होता है फोर्स, ठीक है, सुपरपोजिशन के लिए क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके सामने जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सारी प्रॉपर्टीज है, इसी से क्वेश्चंस बन सकता है, आगे पूछा जा सकता है, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलो
कह रहा है वाइल न्यूक्लियर फोर्स इज मेनी बॉडी इंट्रैक्शंस, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत सी बॉडी को अट्रैक्ट कर लेता है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। अब देखो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, अगर हम अदर से कंपेयर करें तो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। मतलब अट्रैक्शन फोर्स जो है सबसे ज्यादा फोर्स किसका होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। तभी तो देखते हो जो सॉलिड चीजें होती हैं बहुत ही ज्यादा सॉलिड होती हैं, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा फोर्स किसका होता है इस दुनिया में, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। देन उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सबसे वीकेस्ट कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे वीक फोर्स होता है, ठीक है। अभी आप देखते हो ना कि अगर मैं इसको, ये प्लास्टिक है, इसको अगर मैं अपने बालू से रगड़ूं और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे पीस के पास लेके जाऊं तो ये उसको अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसा क्यों, वो ऊपर उठ जाते हैं, यानी ग्रेविटी नीचे खींच रही फिर भी वो उसके अगेंस्ट उठ करके आ जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, समझ में आया। तभी तो वो चीजें उठ करके ऊपर आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स और उसके बाद कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलो ओके, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -43, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना होता है, 10 की पावर -43 होता है। 10 की पावर -43, 10 की पावर -43 है ये, 10 की पावर -43 इतना होता है, ठीक, इतना फोर्स होता है, यानी बहुत ही कम। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय इट्स पाथ इंडिपेंडेंट और वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल अराउंड अ क्लोज्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। अगर ये कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी वर्क डन बाय इट इज पाथ इंडिपेंडेंट और वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल अराउंड अ क्लोज्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। देखो ये कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है फोर्स, ठीक है। कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी आपका वर्क डन है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहेगा पाथ के। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस डिस्टेंस से आप चल करके आ रहे हो। मान लो ये आपका घर है, यहां से यहां तक ऐसे चल के आए हो या सीधे चल करके आए हो, ठीक है। चलो, इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, द फोर्स विच with which one body say earth attract the second body say moon is equal to the force with which moon attract the earth. This is according to with Newton's third law of motion. अगर कहने का मतलब यह है कि अगर एक बॉडी ये है, ये इधर फोर्स लगा रही है, ठीक, और दूसरी बॉडी ये है, ठीक है, ये भी इधर फोर्स लगाएगी, तो भैया यहां से हम कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है ये, ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये इस पर फोर्स लगाएगी तो ये भी तो उस पर फोर्स लगा रहा है ना, एक्शन रिएक्शन हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज स्टेट फॉर 2 पॉइंट masses, therefore for any 2 arbitrary finite size bodies as shown in the figure it cannot be applied as there is not unique value for the separation, ठीक है। तो न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलो यहां पर इसका आंसर बताना है आपको, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा क्लियरली, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। कह रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये भी सही है। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ये भी सही है। डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, हाँ ये भी सही है। सम ऑफ द मासेस नॉट, तो यही सही नहीं है ना। मास के सम पर थोड़ी ना, प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है ना, प्रोडक्ट F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो भैया प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। चलो इसको फिर नोट डाउन करो, आगे बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अरे रुको यार, हाँ बताओ इसका मासेस क्या आंसर होगा इसका। द मास ऑफ द मून इज अबाउट 1.2% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द अर्थ एक्सर्ट ऑन द मून, द ग्रेविटेशनल फोर्स द मून एक्सर्ट ऑन द अर्थ व्हाट, कितना, मून और अर्थ के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है।
बताना है आपको। द मास ऑफ द मून इज अबाउट 1.2% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। मून के मास का अर्थ का जो मास है वो 1.2% ज्यादा है कंपेयर टू द, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है। द अर्थ एक्सर्ट ऑन द मून, द ग्रेविटेशनल फोर्स द मून एक्सर्ट ऑन अर्थ। कितना फोर्स लगाएगी अर्थ जो है मून पर, कितना फोर्स लगाएगी, क्या सेम लगाएगी? तो यहां पर कह रहा है इज द सेम, द इज स्मॉलर, इज ग्रेटर, वेरियस विद इट्स फेज। क्या फेज होगा ये आपको बताना है। तो भैया जैसे हमने बताया कि मान लो जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये मून है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगी, यानी जितना फोर्स, अरे यार हट, यानी जितना फोर्स ये अर्थ इसके ऊपर लगाएगी, ठीक है, उतना ये फोर्स मून भी इसके ऊपर लगाएगा। इस बात को मानते हो कि नहीं? एक्शन रिएक्शन फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि सेम फोर्स रहेगा, इज द सेम, ठीक है, सेम फोर्स रहेगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो आप लोग। अगला क्या दिया गया है, कह रहा है एम मास इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एम एक्स एंड एम वन माइनस एक्स into m for a given separation the value of x for which the gravitational attraction between the two pieces becomes maximum is। मतलब कहां पर जो है फोर्स हम रखें मास की मैक्सिमम फोर्स आए, ठीक है, तो वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। चलो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो यहां पर कह रहा है कि m मास इज डिवाइडेड, मास इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स mx, एक ये मास कर दिया गया, दूसरा मास ये है। तो देखो भैया हमारे पास फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा r स्क्वायर। डिस्टेंस दिया गया है क्या? चलो आर स्क्वायर मान लेते हैं, ये आर स्क्वायर डिस्टेंस है, ठीक है। m1 मास ये आपको दिया गया है, m1 है, ये आपका कितना है, m2 है, यहां पर रख दो। तो F इक्वल टू जी, m1 की जगह आप रखो x कैपिटल M, ठीक, m2 की जगह आप ये रखो 1 माइनस एक्स इंटू एम, नीचे आप डिस्टेंस आप यही रखो, ठीक है, आप यही रखो, ठीक है। चलो अच्छा देखो, फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स के लिए हम लोग कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं कि भैया डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम फोर्स के लिए, है ना, मैक्सिमम फोर्स के लिए। चलो बहुत सही है, मैक्सिमम फोर्स के लिए डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। चलो यहां पर देखो जरा, यहां पे, ठीक है, तो डी एफ अपॉन डी एक्स, सुनो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी एम स्क्वायर, ठीक है ना, एम इंटू एम, एम स्क्वायर। यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी नीचे क्या हो जाएगा डी एक्स, ये पूरा डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना, एस। अच्छा डिफ्रेंशिएट होगा तो डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा। बाकी ये सारा मटेरियल इधर आएगा, बाकी ये सारा मटेरियल इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो बचेगा क्या अपने पास, ये एक्स अंदर जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। भैया ये पूरी चीज इधर आ जाएगी ना, जीरो की इधर, इधर आ जाके तो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। अरे नहीं मानते हो देख लो यार, आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम स्क्वायर, तो ये तो सब जीरो ही हो जाएगा, बचेगा ये। इसका डिफरेंशिएशन कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, इसका करोगे माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये उधर जाएगा 1 इक्वल टू 2x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा, कितना, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो देख लो समझ में आया क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको देख लो आप लोग, नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ाते हैं।
चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। अभी क्या है, मान लो ये अपने पास कोई अर्थ है, अर्थ है, ठीक है। चलो, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ का ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है। मान लो इसके ऊपर कोई m रखा हुआ है, मास, ठीक है, कोई बॉडी रखी हुई है जिसका मास क्या है, m है, ठीक है, ठीक है, कोई बॉडी रखी जिसका मास क्या है, m है। ये है क्या, एक्चुअली अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है, इसकी रेडियस है। आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा ऑन द अर्थ, ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगेगा, तो भैया F इक्वल टू कैपिटल G। इस अर्थ का मास कितना है, तो ME स्मॉल m, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये इतना फोर्स लगाएगा। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी तो फोर्स लगाएगा ना अर्थ के ऊपर, कितना फोर्स लगाएगा, तो F इक्वल टू, इसका मास कितना है, m इंटू G। ये G क्या है, ये है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण इस पर एक्सेलरेशन तो लगेगा ही, तो F इक्वल टू mg हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों इक्वेशंस को आप मिला दो, इन दोनों इक्वेशंस को आप मिला दो, ठीक है। चलो, तो भैया देखो, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ठीक है, दोनों ही फोर्स इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, ठीक है, दोनों को इक्वल करूं तो कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू, ये रखो mg। बताइए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस m से ये m खत्म हो जाएगा, तो अपने पास स्मॉल g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल G m e अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, ग्रेविटी, ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर स्मॉल g की जो वैल्यू है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है वो मास पर डिपेंड ही नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ये एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये देखो, कैपिटल G आपको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ME क्या है, मास ऑफ अर्थ है, R क्या है, अर्थ ऑफ, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो यानी स्मॉल g जो है वो ऑब्जेक्ट के नेचर, साइज, मास, उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है, उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, यहीं से अगर मैं इसका डेंसिटी देखूं, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, ठीक है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, तो डेंसिटी मास इक्वल टू क्या, देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं मास निकाल रहा हूं, अगर मैं मास निकाल रहा हूं, मास m इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, इसकी डेंसिटी हमने लेट कर ली है, रो है, कोई भी प्लैनेट है, ठीक, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, ये प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है उसकी मैं बात कर रहा हूं,
उसकी मैं प्लेनेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसकी डेंसिटी क्या है, रो है। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है। तो अपने को क्या करना है, मास की जगह इसको रख देना है, मास की जगह यहां पर रख दो, तो स्मॉल जी कितना आ जाता है, चलो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। यहां पर अगर हम निकालते हैं जी इक्वल टू, यहां पर कैपिटल जी, एम ई की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, ये रो, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन रेडियस क्या है, आर क्यूब, आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास ये आ जाता है। अच्छा अब सुनो, एक आर, ये आर और ये प्लेनेट की रेडियस ही रहेगी, तो सेम आर ही रहेगा। ये मान लो प्लेनेट हमारा आर ही है, आर क्यूब, तो ये इससे खत्म हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा जी रो 4/3 पाई आर ई। तो ये अपने पास जो है यहां पर ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। चलो स्मॉल जी की वैल्यू ये आ जाती है, आप लोग समझ में आया क्या। चलो इसको फटाफट नोट डाउन करो, ये आगे बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है, बहुत ही काम आने वाली चीज है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं हम लोग, ठीक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चलो देखो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इफ द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ अर्थ रो एम एंड रो एन, ठीक है, इज, इसका आपको रेशियो देगा 5/3, देन रेडियस ऑफ मून आर एम इन टर्म्स ऑफ आर ई विल बी वॉट, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ इसका क्या रेशियो आएगा, ठीक है। चलो तो भैया इसका रो एम और रो एन, ठीक है। चलो देखो, देखो इसकी ग्रेविटी दिख रहा है आप लोग, चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूं, है ना। ओके चलो देखो, मैं ग्रेविटी के लिए मैं बात कर रहा हूं, फॉर ग्रेविटी के, फॉर अर्थ के लिए, है ना, फॉर अर्थ के लिए। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो स्मॉल जी ई कर लो, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 4/3 पाई, ठीक है, रो, रो किसकी रहेगी, अर्थ की रहेगी, इनटू क्या, आर ई, ये हो जाएगा, ठीक है, आर ई। अब मैं बात करता हूं उसके लिए, ठीक है, फॉर मून के लिए, फॉर मून, तो मून के लिए अगर मैं लिखूं तो जी एम इक्वल टू 4/3 पाई रो एम इंटू आर एम, ये हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो चाहिए हमें ना, रेशियो किसका चाहिए, रेशियो किसका चाहिए, रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ अर्थ एंड मून, अर्थ और मून का, ठीक है, अर्थ और मून का चाहिए। तो अर्थ के लिए जी ई अपॉन जी एम इक्वल टू, इन सब की वैल्यू रख दो यहां पर, तो 4/3 पाई रो ई, ठीक है, आर ई, नीचे रखो 4/3 पाई रो एम आर एम, मून के लिए हो जाएगा, ठीक। चलो बहुत ध्यान से देखते चलो, देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये हमें दिया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1/6 है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1/6 है। अब अपने पास बचता है यहां पर रो ई अपॉन रो एम इंटू आर ई अपॉन आर एम, भैया इसकी भी वैल्यू दी गई है अपने को 5/3 है, ठीक है, तो 1/6 इक्वल टू 5/3 इंटू आर ई अपॉन आर एम, ये इधर आ जाएगा, इंटू में है ना, उधर से पलट जाएगा ये, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 3/5, ठीक है, इक्वल टू यहां पर हो जाएगा आर ई अपॉन आर एम, ऐसा हो जाएगा, ठीक। इसको आप डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 2/5 इक्वल टू आर ई अपॉन आर एम, ये इधर आ जाएगा, तो 2/5,
ठीक है, आर एम इक्वल टू आर ई इन टर्म्स ऑफ, क्या पूछा गया था, अर्थ, इन टर्म्स ऑफ, देन रेडियस ऑफ मून इन, अच्छा रेडियस ऑफ मून फाइंड आउट करना है, ठीक है, रेडियस ऑफ मून फाइंड आउट करना है, तो मून इधर आ जाएगा तो ये उधर चला जाएगा, तो आर एम इक्वल टू 5/2 आर ई, ये आ जाएगा आपका 5/2 आर ई। ऐसा तो नहीं दिया गया है, चेक करते हैं। ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ अर्थ रो एम एंड डेंसिटीज ऑफ अर्थ रो एम है एंड मून आर रो ई है, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा ना यहाँ पर रेशियो थोड़ा सा आपका चेंज करना है ना। उसने आर डेंसिटी ऑफ मून, अर्थ की जो डेंसिटी ली है वो रो एम है और इसकी कितनी है रो ई, मून के लिए रो ई लिया गया है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा डेंसिटी को चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको 5/3 ना लेकर के एक्चुअली थोड़ा सा इसको चेंज कर ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे, पुट करेंगे 5/3 का रेसिप्रोकल कर लेंगे 3/5, ठीक है। तो ये इधर पलट जाएगा करके, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से थोड़ा सा सही कर लेंगे, है ना, रेशियो चेंज कर लेंगे, ठीक, रेशियो चेंज कर लेंगे क्योंकि उसने मून, अर्थ और मून का दिया है, हमने सिंबल की वजह से इसका थोड़ा सा गड़बड़ा दिया, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो 1/6 इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू ये, ठीक है। ये हमने रियल अर्थ और मून के लिए लिया हुआ है, ठीक है। तो ये 5/18 इधर हो जाएगा और इधर क्या जाएगा, हमें किसमें बताना था, अर्थ मून के रिस्पेक्ट में, रेडियस ऑफ मून, मून के लिए निकालना है, ठीक है। तो मून के लिए हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी, तो मून के लिए कितना आ जाएगा आर एम इक्वल टू, ठीक है, तो 18/5 और ये हमारा क्या हो जाएगा आर ई, ठीक है, ये हो जाए तो 18/5, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ ऑफ मून, ठीक है। तो इसका आर एम इक्वल टू 5/18 आर एम, ये इसका जो है आंसर अपना समथिंग बनेगा, ठीक है। चलो, तो ए ऑप्शन अपना जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलो, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपना एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, इसको आप लोग जो है सॉल्व करें, आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। इसको जरा बताइए आप लोग क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको जरा आप लोग सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्या दे रखा है, कह रहा है आ स्फेरिकल प्लैनेट फॉर आउट इन स्पेस हैज अ मास m0 एंड डायमीटर d0, a particle of mass m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity which is equal to, कितना होगा, ठीक है। सुनो, ये अपने पास एक प्लैनेट दिया गया है, उस प्लैनेट का जो मास है, उस प्लैनेट का जो मास है वो कितना है m0 है, m0। अच्छा, इसका जो डायमीटर हमें दिया गया है वो d0 दिया गया है, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, तो d0/2 आ जाएगा रेडियस, क्लियर है, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। हमें बताना है कि एक्सेलरेशन ये कितना फील करेगा, तो g इक्वल टू g, ठीक है, me/r², ये होता है फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। तो हम लोग एक्सेलरेशन यहां से निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना, यहां से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। चलो रखो, तो देखो यहां से g इक्वल टू कैपिटल G, मास की जगह हम लोग m0 रखेंगे, तो भैया m0, रेडियस r कितना है, d/2 है, d0/2, इसका आप स्क्वायर करो, है ना, ये करो, तो g इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4gm0, यहां पर क्या आ जाएगा d0 स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, कहां पर दिख रहा है आपको, 4gm0 d0 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया क्या, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ओके। तो अगला क्वेश्चन यहां पर, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, ठीक है। द मून्स रेडियस इज 1/4 दैट ऑफ द अर्थ
and its mass is 1/80 times that of the earth. If g is represent the acceleration due to gravity on the surface of the earth, that on the surface of the moon is what? ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जो है इसको पहले खुद से आप लोग अटेम्प्ट करिए और हमें सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहां पर देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि द मून्स ऑफ रेडियस इज मून, द मून्स रेडियस इज 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मून्स और अर्थ का रेशियो हमें यहां पर दे रखा है, कितना है? 1/4 है, यानी RM/RE ये अपने को दिया गया है 1/4 है। ठीक है, इसका रेशियो। एंड इस मासेस, अगर मैं इसके मास की अगर बात करूं तो M और अपॉन RME ये भी हमें रेशियो पता है 1/80 टाइम्स। ठीक है, ऐसा। तो सुनो, एक्सेलरेशन का अपने पास फॉर्मूला अगर मैं निकालूं किसके लिए, तो GM के लिए देखो, तो अपने पास फॉर्मूला GM आ जाता है अपने पास RM का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। ठीक, फिर अर्थ के लिए मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं तो GME/RE स्क्वायर ये आ जाता है। ठीक, हमें इन दोनों का रेशियो देख लेना है क्या है क्या नहीं है। ठीक, चलो ठीक है, तो क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज व्हाट। ठीक है, तो मून के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो अपने को निकालना GE/GM, उल्टा है, GM/GE ये हमें निकालना है, GE। ठीक है, तो अगर मैं इसको रखता हूं, ठीक है, GM ऊपर ये वैल्यू रखेंगे तो G से तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो अपने पास ऊपर क्या आ जाएगा? GM। ठीक है, नीचे क्या आएगा? GE/ME इंटू ऊपर क्या जाएगा? RE/RM इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, M/E की वैल्यू दी गई है हमें, M/E की वैल्यू दी गई है 1/80। ठीक है, चेक कर लो। RE/RM हमें, ये RE/RM हमें दिया गया है। ठीक है, ये कितना दिया गया है? 1/4, तो इसको पलट दो तो 4/1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। ठीक है, 4/1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये कितना आ जाएगा? 4 से 2 तो 1/20। ठीक है, GM/GE, तो GM कितना आ जाएगा? अर्थ ऑन द मून, ऑफ द मून। ठीक है, तो ये GE/ आ जाएगा 20, GE कितना आ जाएगा? 20। इसको तो स्क्वायर करेंगे ना, ठीक है, चलो देखो फिर से यहां से, तो GM दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, GM/GE इक्वल टू M/E की वैल्यू तो दी गई हमें कितनी? 1/80 है ना, ये दिया गया 1/80, तो 1/80 रखेंगे तो 4/1 हो जाएगा, इसको पलट देंगे, है ना, इसका रेशियो जो हमें दिया गया उसके जस्ट अपोजिट है, तो 1/80 इंटू ये कितना हो जाएगा? 16/1। ठीक है, 16/1, तो इसको, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जा रहेगी? 16×5 = 5, यानी हम लोग GM एक्सेलरेशन देख रहे हैं कहां पर? मून पर। ठीक है, एज कंपेयर टू अर्थ, तो ये कितना आ जाएगा? तो GE/M। ठीक है, तो उसका 5th गुना होगा एक्सेलरेशन, कहां आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक, तो आज ये लास्ट रहेगा इसका, और तो क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, अच्छा एक और है, चलो इसको फटाफट जल्दी से सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलो।